Good morning to all of you. Today we are discuss about the fourth chapter of climate. ठीक है, आज हम बेटा फोर्थ चैप्टर जो क्लाइमेट का है उसको डिस्कस कर रहे हैं. उसके अंदर आज हम ट्रेडिशनल इंडियन सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि किस तरह से जो है इंडियन ट्रेडिशनल के अंदर क्या है कि ईयर इज डिवाइडेड इनटू द 6 2 मंथ सीजन्स. ठीक है, कि किस तरह से द्विमासी 6 ऋतुओं में जो है बटा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ये फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि बसंत है, ग्रीष्म है, ठीक है, वर्षा है, शरद है, हेमंत और शिशिर है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि किस तरह से चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, ठीक है, माघ और फागुन जो है इस तरह से. और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू आज के जियोलॉजिकल जो हमारा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो है आज हमने उसको डिवाइड किया हुआ है कि जिस तरह से अप्रैल, मार्च है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हिसाब से जो है. ठीक है, तो किस तरह से ये ग्रेगोरियन जो हमारा कैलेंडर जो है आज के टाइम में, ठीक है, और जो इंडिया का जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग जो है उस टाइम जो उसका नाम था जो आप मिडिल में देख सकते हो जो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर रेनफॉल जो है हमारा कि कितनी रेनफॉल कहाँ कहाँ पर होती है. तो जिस तरह से हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 125 सेंटीमीटर जो है मतलब 125 सेंटीमीटर जो है वर्षा हमें देखने को मिलती है. ठीक है, इनका वेरिएशन अलग अलग हमें देखने को मिलता है. जैसे एरिया ऑफ द हाई रेनफॉल मतलब जो हमारे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो भी हमारे हिमालय रीजन्स है, ठीक है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो है खांसी जयंती की पहाड़ियाँ जिनमें इनमें ज़्यादातर हमें वर्षा जो है वो रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर जो है हमें देखने को मिलती है. ठीक है, और जबकि कुछ भागों में जो है हमें कह सकते हैं कि रेनफॉल एक्सीडेड एट द 1000 सेंटीमीटर तक भी हमें देखने को मिलती है. ब्रह्मपुत्र वैली में भी जो है हमें रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द मीडियम रेनफॉल जो है मीडियम रेनफॉल वाले जो एरिया है वो कौन कौन से हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे झारखंड है, ठीक है, बिहार है, उड़ीसा है. ठीक है, इन एरिया के अंदर या गंगा का मैदान है, मणिपुर है, यहाँ पर जो है हमें जो हम कह सकते हैं कि जो मिडल रेनफॉल है हमें देखने को मिलती है. और यहाँ पर रेनफॉल जो है हमारी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलती है. और इसके अलावा जो है सबसे हम कह सकते हैं कि लो रेनफॉल वाले जो एरिया जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, J&K का जो पार्ट है जहाँ पर जो है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जो है हमें वर्षा देखने को मिलती है. ठीक है, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है एरिया ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल जहाँ पर जो है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र भी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, लद्दाख का जो एरिया या राजस्थान का अधिकतर भागों में क्या है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो है हमें देखने को मिलती है. इसी तरह ही हम कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल की वर्षा की परिवर्तितता मतलब इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर ये किसका फॉर्मूला है जिसको CV बोलते हैं. ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएंट जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 100 के साथ में. तो इस तरह कर जो है हम किसी भी एरिया की जो है हम कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी जो है वो काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसमें कि कई जो जगह है, कई प्लेसेस है जहाँ पर जो है रेनफॉल जो है हमें हम कह सकते हैं कि जो ईयरली जो रेनफॉल है वहाँ 20 से 50% तक जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. वेरिएशन का मतलब एक हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का वेरिएशन जो है हम उसको वेरिएशन कहते हैं. ठीक है, और कई जगह पर हमें वेरिएशन जो है वो 25% तक भी देखने को मिलता है. जैसे इसमें जो है हमारा गंगा का मैदान है या फिर हमारा उत्तर पूर्वी का मैदान है. ठीक है, उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर जो है हमें जम्मू कश्मीर है जहाँ पर जो है हमें
25% जो है से भी कम जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 50 जहाँ और इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो वार्षिक वर्षा है वो हमारी 100 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलती है। 50% से भी अधिक जो है हमें वेरिएबिलिटी जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वेस्टर्न राजस्थान का जो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट है या फिर J&K का जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है। दक्कन का पठार है वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि 50% से भी कम हमें वर्षा जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें आगे बात करते हैं कि क्लाइमेट रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु मानसून है उसके प्रकारों का हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि दो इसमें फैक्टर है। इसमें कोपेन एक नाम जो हमारे हुए हैं, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं जो जैसे, ठीक है, तो जिन्होंने रेनफॉल और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने दो फैक्टर लिए हैं क्लाइमेट के, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अलग अलग एरिया वाइज इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एरिया वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है यहाँ पर क्या है कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो है मीन मंथली टेम्परेचर जो है यहाँ पर पूरे साल जो है 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, उसके बाद जो ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जो है हमारा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन वर्षा रेनफॉल कम होती है और ये ड्राई एरिया रहता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको जो है हम हम कह सकते हैं कि ड्राई एरिया भी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसको एस जो है, ठीक है, एरिड या सेमी एरिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो है एस के द्वारा जो हम डोनेट करते हैं। ठीक है, मतलब एस के द्वारा जो इसको लिखा जाता है, कैपिटल एस के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर कि जो ज़्यादा ड्राई होता है वो उसको जो है हम डेजर्ट एरिया कहते हैं या फिर हम उसको जो है एरिड एरिया बोलते हैं। इसको हम W के द्वारा जो है दिखाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट वेयर द मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ द बिटवीन द 18 डिग्री सेल्सियस एंड द हम कह सकते हैं कि और इसमें माइनस जो है 3 डिग्री तक जो है ये बीच में इसके रहता है। ठीक है, जहाँ पर वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट है वहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा ठंडे महीने का जो टेम्परेचर है वहाँ की जो एवरेज वो कम से कम जो है हमारा 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस जो 3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हिम जलवायु जो है जिसको कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट बोलते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो गर्म महीने का औसत जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक जो है हमें देखने को मिलता है। मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर वाला जो एरिया जैसे हम कह सकते हैं कि पोलर एरिया, वहाँ पर जो है गर्मी का जो दिन होता है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और कम से कम जो है वो हम कह सकते हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। और अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं आइस क्लाइमेट की, मतलब जो बर्फीली जलवायु की, जहाँ पर गर्म जो वहाँ पर मौसम होता है महीने का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है। कोपेन ने क्या किया, जो कोपेन है उसने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए क्या है कि कुछ सिंबल्स दिए, जैसे मैंने इसमें बताया कि एरिड के लिए W यूज़ किया इसने। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेमी इसके अंदर जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो सेमी एरिड है उसके लिए S यूज़ किया गया। ठीक है, एरिड के लिए W यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसी तरह ही इसके अंदर जो है हमारा अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके अंदर जो है W जो है ड्राई सीजन इन द विंटर है, H जो है ड्राई एंड हॉट के लिए यूज़ किया गया, C जो है लेस देन 4 मंथ विद द मीन टेम्परेचर ओवर द 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो G है वो हम कह सकते हैं कि गंगाटिक प्लेन के लिए जो है यूज़ किया गया। ठीक है, गंगा का मैदान के लिए जो है यूज़ किया गया।
उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि मानसून एंड द इकोनॉमिकली लाइफ इन द इंडिया, कि मानसून किस तरह से जो है भारत की आर्थिक जीवन है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी प्रोडक्शन है, जो भी कुछ हम उगाते हैं, ज़्यादातर जो है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे खेती खेतों की डिपेंडेंसी जो है, ठीक है, जिसमें 64% जो है जनता का जो है हम कह सकते हैं कि भरण पोषण है या फिर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो है 64% जो है वो हमारा मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं कि एक्सेप्ट हिमालय को छोड़कर क्या है कि ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल टू ग्रो टू द क्रॉप ऑफ प्लांट थ्रू द ईयर। ठीक है, हिमालय प्रदेश के अतिरिक्त क्या शेष भारत में वर्ष भर में शिष्ट गर्मी रहती है और जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। ठीक है, मानसून जलवायु जो है वो भी अलग अलग हम कह सकते हैं कि रीजनल, जितनी हम रीजनल वैरायटीज़ जो है हमें अलग अलग देखने को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, वर्षा के अंदर भी जो है हमें अलग अलग जगह पर चेंज देखने को मिलता है। कई जगह पर जो है सूखा हमें देखने को मिलता है, कई जगह पर बाढ़ के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर जितनी भी, इंडिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं कि जिसको समृद्ध वर्षा के लिए सही समय पर आना और पर्याप्त वितरण पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं आती है और कृषि, इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर जो मानसून है वो वर्षा जो है वो टाइम पर नहीं आएगी तो इसका इफेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि कुछ जो है उत्तरी भारत के अंदर जो है जो कुछ हम देख सकते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि सडनली क्या है कि मानसून ब्रस्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स और द सॉइल इरोजन ऑफ ए लार्ज एरिया इन इंडिया। ठीक है, कई बार क्या होता है एकदम से मानसून का अचानक विस्फोट जो है वो भी जो है अपरदन का समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि रेनफॉल जो है, रेनफॉल बाय द टेम्परेचर साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडिया इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स। ठीक है, कि उत्तर भारत के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है, और भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता जो है भोजन, वस्त्र, आवास की विविधता में उजागर होती है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट की ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हमें पता है कि क्लाइमेटिकल चेंज होता है, क्लाइमेट के ऊपर फैक्टर है, तो क्लाइमेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा सा। ठीक है, कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, किस तरह से मतलब बाकी जो गैसेस है, ग्लोबल का मतलब से आप क्या समझते हो कि क्लाइमेट चेंज, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किस कारण से? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो वाटर वेपर्स, गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, तो गैसेस का जब जो बैलेंस है जब वो बिगड़ जाता है तो क्या है, उसमें से कई गैसेस जो है वो क्या है, उस वजह से उनका बैलेंस अनबैलेंस हो जाती है। तो उस वजह से क्या है कि एक जो हमारी धरती है वो एक तरह से क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि एक गुब्बारे की तरह है। ठीक है, जिसके आसपास की जो वायु है, जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले वाली बुक्स में भी जो है हमारी फिजिकल की बुक है उसमें भी आपने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, इसके पीछे फैक्टर क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है जैसे। ठीक है, या इन्वायरमेंट के अंदर जिस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं या जितनी तरह की गैसेस जो है वो पोल्यूटेड गैसेस जो है पहुँचती हैं और जिस कारण से क्या है, लेकिन इसके अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो आपने जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, किस तरह से जो है ग्रीन हाउस जो है इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो है कि टेम्परेचर में एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है और जिसके कारण जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एकदम से इंक्रीज़ होना एक तरह का जो है चिंता का विषय हमारे लिए। और कुछ जो है हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, कुछ जो है जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई फ्यूल्स वगैरह जो है, ठीक है, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स जो है, ठीक है, कि जो ईंधन है कई बार वो जलाया जाता है तो उस वजह से भी क्या है वायुमंडल में जो है हम कह सकते हैं कि वो प्रदूषण होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर मीथेन है, ओजोन है। ठीक है, ये सभी
जो गैसेस हैं जिसमें से ओजोन को छोड़कर, कि ये सभी गैसेस जो है इस कारण से क्या है कि ये इनका थोड़ा सा ही लेवल बढ़ने से क्या है कि ये एक तरह से जो है हीट पैदा करती हैं, और जिस कारण से क्या है कि इसको जो है हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये सभी गैसेस का इसके अंदर मेन रोल होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य जो 4 हम कह सकते हैं कि गैसें हैं, वो दीर्घ तरंगे विकिरणों को ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषित करती है। जो हमारी लॉन्ग वेव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, ठीक है। जब लॉन्ग वेव्स ऑब्जर्व होती हैं, मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि उसमें रेज आ जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, ठीक है। तो वो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस, तो वो एक तरह से बन जाता है अर्थ के आसपास में, कि जो जितनी भी लॉन्ग वेव्स है वो अर्थ पे आती है इंसुलेशन के द्वारा, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसके द्वारा हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो 21 सेंचुरीज़ के अंदर जो है अगर हम बात करते हैं, तो जो टेम्परेचर है उस टाइम जो है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा। उससे बढ़ने से क्या है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर है, जो हिमटोपियाँ हैं, वो सारी की सारी पिघलना शुरू हो जाएंगे, और पिघलने से क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो वाटर लेवल है वो 48 सेंटीमीटर जो है वो ऊँचा हो जाएगा। मतलब जितना भी समुंदर का जो जल है या समुंदर का जो लेवल है वो 48 सेंटीमीटर जो है ऊपर हो जाएगा, और जिस कारण से क्या है कि कुछ जो है आइलैंड वगैरह और ये चीज़ें डूब जाएंगी, ठीक है। और जिसमें क्या है कि कुछ जगह पर क्या है, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कई कुछ जगह है, कुछ भागों पर जो है वेट और कुछ जो है अधिक शुष्क हो जाएंगे, ठीक है। और जिस कारण से क्या है कि अगर ये लेवल ऊंचा हो जाता है तो इससे क्या है कि जो कोस्टल एरिया उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जितने भी कोस्टल एरिया से लगते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। इंडिया का भी जैसे नीचे का जो कोस्टल एरिया है, हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न घाट है या फिर हमारा जो वेस्टर्न घाट है, दोनों ही पार्ट जो है वो साथ में लगते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, तो वो उनको भी इससे खतरा है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट है बेटा, ठीक है। क्लाइमेट का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।